क्या जीएस तोमर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? हार जीत बाद की बातें हैं कि बाद में किसके साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे। क्या जीएस तोमर ने फैसला किया है कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे ही उतरेंगे? देखिए जेपी, अगर जनता के आदेश होते हैं तो जनता का आदेश ऐसे मान के चलो जैसे भगवान ने कोई आदेश किया है। जब लोगों ने बोल दिया, अगर आज बहुत गिरिपार क्षेत्र की जनता बोल रही है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो किसी भी कीमत में पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रही बात, कई बार मेरे को ये सवाल भी आते हैं कि अगर चुनाव आप हारते हैं और चुनाव आप उसके बाद आपका क्या कंडक्ट रहेगा लोगों से। देखिए, जिसने एक शानदार पत्रकारिता छोड़कर जनता की सेवा करने का फैसला किया हो, तो आप यकीन मानिए कि अगर मैं चुनाव हारता हूं या जीतता हूं, मैं लोगों के ही बीच में रहूंगा। मेरे पास ना तो कोई परिवार है, ना मेरा अपना कोई बच्चा है, ना घरवाली है। मैं बैचलर हूं, और बैचलर का मतलब आप इस तरह से समझिए कि पूरा जीवन अगर मुझे लोगों की सेवा के लिए समर्पित करना पड़े, तो मैंने एक मन बना लिया है कि अब आंधभोज, गिरिपार क्षेत्र और पोंटा साहिब की कंस्टिट्यूएंसी को टॉप लेवल पर खड़ा करने के लिए अगर मुझे पूरा जीवन समर्पित करना पड़े, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं इस मन के साथ आया हूं कि जो भी लोग मेरी इस चुनाव में मदद करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, उनको किसी भी तरह घबराने की, किसी भी अफवाह पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप जिसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैंने ये फैसला पत्रकारिता में जाके लिया, तो मैंने 15 साल तक पूरी मेहनत और लगन से काम किया। निर्दलीयों के साथ एक दिक्कत ये रहती है, अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं, वो तो टिकट मिले ना मिले उस पर बात अभी आगे भी करेंगे, आपने कर भी दी, कि बाद में कहते हैं कि सत्ता में जो रहेगा, अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो काम नहीं हो पाएंगे। तो क्या सत्ता में, अगर यहाँ पे रिपीट तो नहीं होती है, कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, क्या सत्ता में जाएंगे? देखिए, सत्ता में जो बैठे हैं उन्होंने कितना काम किया 4.5 सालों में। काम करने के लिए कोई भी रास्ता एक नहीं है कि आप तभी काम करेंगे जब आप सत्तासीन के साथ चलेंगे या विपक्ष में कई तरह की दिक्कतें आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदमी की बाद में अनिल शर्मा की तरह, अनिल शर्मा अगर हम मंडी का जिक्र करके कहते हैं कि हम मुझे काम नहीं करने देते हैं, मुझे पूछते नहीं है। मंडी की सिचुएशन कुछ अलग है। जिस तरह से उनके परिवार ने, जो एक मंडी में उनका रुतबा है, पंडित सुखराम जी से मैंने कई बार इंटरव्यू भी किया है, उस परिवार को मैं जानता हूं। वहां का जो उनके फैसले रहे हैं, बहुत जल्दबाजी के फैसले रहे। आप सरकार में मंत्री हैं, उधर आप आशीष शर्मा जी को कांग्रेस से टिकट दे रहे हैं उसके लिए, लोकसभा के लिए, और पंडित सुखराम जी बिल्कुल न्यूट्रल हो रहे हैं, जबकि उनका कहना अपने आप में एक मैसेज होता है मंडी के लिए, और पूरा जो कांगड़ा तक की जाता है उनका मैसेज। तो वहां की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मेरा एक सिंगल ट्रैक फैसला है। मैं ये सोचता हूं कि अगर आंधभोज को आपने आगे बढ़ाना है, अगर पोंटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने आगे बढ़ाना है, अगर आगे लेके जाना है जेपी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजनीति के माध्यम से काम करना होगा, लोगों के साथ जुड़ना होगा, लोगों की सेवा करनी होगी, ताकि हमारा जो अगली पीढ़ी है वो सुविधाओं के अभाव में यहां से पलायन ना करे, सुविधाओं में अभाव में वो पोंटा शहर में क्राउड तैयार ना करे, और गांव और हमारा जो समाज है उसको ना छोड़े। जी, मूलभूत सुविधाओं पे भी बात करेंगे अंत में आपसे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और जो है पूरे हिमाचल की नब्ज को टटोलते हैं। अंत में मैं चाहूंगा कि आप अंत में हिमाचल की राजनीति में भी जयराम सरकार के कार्यकाल पे भी हल्की सी लाइन रखें। फिलहाल आपके जो है एक सवाल ये बनता है कि आपने तमाम मुद्दे अभी गिनवाए कि ऐसा है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सुखराम चौधरी ने जब से वो मंत्री बने या विधायक बने, काम कहीं ना कहीं हुए हैं। कॉलेज दिया है, तो तहसील की बात हो रही है, ITI अम्बोया का हम जिक्र करें, और सड़कें भी अब कहीं ना कहीं काम चल रहा है, पोंटा बस अड्डे की हालत सुधरी है। तो इसके अलावा जो आपने जिक्र किया पलायन का, कैसे आप देख रहे हैं? मूलभूत सुविधाएं क्या अभी भी ना के बराबर आप देख रहे हैं? जबकि आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, ये सवाल मेरे बेहद दिल के करीब है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बेहद इज्जत करता हूं। प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री है, बहुत ईमानदार आदमी है, इसमें दो राय भी नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारे साथ थोड़ा सा पक्षपात किया। क्या पोंटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जयराम ठाकुर के अंडर नहीं आती है? क्या हम उत्तराखंड के साथ जुड़े हुए हैं? आप ये बता दो, 4.5 साल होने को आ रहे हैं, आपने गिरिपार क्षेत्र में एक भी दौरा नहीं किया है। शिलाई में देखिए आप कितने ऑफिस खुल चुके हैं सरकारी, जबकि वहां के विधायक फिलहाल हारे हुए हैं। मैं उनकी भी इज्जत करता हूं भाई बलदेव तोमर जी की, लेकिन वहां पर कितना विकास हुआ है, करोड़ों रुपए का विकास वहां हुआ है। कई दौरे ये दोस्ती निभा रहे हैं बलदेव के साथ, और वो धूमल गुट के बताए जाते हैं सुखराम चौधरी। इस पे देखिए, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये उनके बीच का मामला है, बीजेपी के अंदर का मामला है। लेकिन मैं मुझे भी दिख रहा है कि शिलाई में कितना काम हो चुका है, कितनी बार जयराम ठाकुर जी शिलाई आ चुके हैं, बलदेव जी को कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पोंटा साहिब की बात कीजिए, आपने ऊर्जा मंत्री तो बना दिया, लेकिन पोंटा में ऊर्जा बनाने के लिए कोई भी योजना नहीं चल रही है। आपके पास पानी है नहीं,
तो ऊर्जा मंत्री बना के क्या किया आपने? तो जयराम जी वो काम कर दिया कि आपने हाथ में लड्डू तो दे दिया, पर ये बोला खाना मत। मंत्री तो हमको बना दिया, खुश भी कर दिया पोंटा साहिब को कि आपको हमने ऊर्जा मंत्रालय दे दिया, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का क्या करना है जब यहां पर कोई भी ऊर्जा की जल परियोजना कोई भी काम नहीं कर रही है? पोंटा में कोई परियोजना है तो बता दीजिए आप। आपको तो हमारे साथ ऐसा हुआ है जेपी कि एक रेगिस्तान के आदमी को यह बोला गया है कि आप पर्वतों के बारे में और बर्फ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भाई जो रेगिस्तान में रहता है राजस्थान में, उसको एवरेस्ट के ऊपर बर्फ के बारे में क्या जानकारी होगी? पोंटा में आपके पास पानी है नहीं, कोई जल परियोजना आपके पास अभी फिलहाल है नहीं। कॉलेज भरली में खुला हुआ है, ये कांग्रेस आज की देन है, और ये बीरबल सिंह ने दिया था, आइडिया भी बीरबल सिंह ने दिया था, ठीक है? वहां का आप उद्घाटन नहीं कर रहे। जयराम जी अगले महीने 1-2 महीने में प्रोग्राम 4.5 साल तक क्यों नहीं? तो क्या इसको हम एक चुनावी स्टंट माने? मुख्यमंत्री भी चुनाव खेल रहे हैं हमारे साथ, हम उनकी जनता नहीं है। हम उनको व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनसे विकास को लेकर सवाल पूछता हूँ, कई बार उनको तंग करता हूँ बतौर पत्रकार भी। मैं ये कहता हूँ गिरिपार के क्षेत्र और पोंटा साहिब के साथ आप अनदेखी क्यों कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री जी पोंटा आते हैं, आप सिर्फ उत्तराखंड के लिए दौरा नहीं करके निकल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ, हमने देखा, देखिए बेबाकी से बात होनी चाहिए, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं, रख भी रहे हैं और हम भी रखते आए हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उनका दौरा रेणुका जी आए, रेणुका जी से वो सीधा शिलाई उतर गए। बहुत अनदेखी हो रही है और मेरी हाथ जोड़ के विनती है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि अगर पोंटा क्षेत्र को आप थोड़ा सा विकास की देखें, पॉजिटिव नजरिए से देखें, तो जो ये 6 महीने बचे हैं उसमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर जाइए। आज रोज का गिरिपार का क्षेत्र है, हम अभी कई चीजों में पीछे हैं, सड़क हमारी खराब है, स्वास्थ्य की सेवाएं बुरी तरह बर्बाद है, आपका शिक्षा का स्तर स्कूल हमारे पास नहीं है। तो अगर आपके संबंध कुछ भी रहे होंगे, शिलाई में रहे होंगे या पोंटा में रहे होंगे, उनके चलते जो है हमारी जनता को, हमारे लोगों को आप मत पीसिए, हमारा ध्यान रखिए ताकि हम आपको सदियों तक याद करते रहे। अहम बातें जो है आपने कही और मैं समझता हूं कि कई लोगों के मन में जो शंका थी, कई सवाल हमने किए और इससे धमाकेदार और महत्वपूर्ण इंटरव्यू शायद ही कोई उम्मीदवार दे पाए, क्योंकि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े बेबाक बातचीत रखते हैं। एक सवाल ये उठता है, कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि निष्कर्ष के तौर पर आप कहें, पत्रकारिता के अभी उम्मीदवार के इसमें नहीं, आप पत्रकार के संदर्भ में, कि आपने कहा कि सिरमौर का कहीं ना कहीं, पांवटा विधानसभा का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। आरोप कांग्रेस पहले से भी लगा रही है कि सराज, धर्मपुर, मंडी का विकास हुआ है, बाकी जगह नहीं हुआ। वीरभद्र के कार्यकाल का आज भी लोग तारीफ करते हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे पांवटा विधानसभा में, कि वीरभद्र सिंह पिछड़े हुए जिलों में चंबा का हम जिक्र करें, सिरमौर का जिक्र करें, वहां उनकी प्राथमिकताएं रहती थी, लेकिन जयराम ठाकुर को मंडी का ही मुख्यमंत्री करार देते हैं, कहते हैं। कैसे आप देखते हैं मिशन रिपीट के सपने को, कैसे देखते हैं ओवरऑल अगर हम देखें बीजेपी सरकार के कार्यकाल को, क्योंकि अब चंद महीने बचे हैं, चंद महीने ही हम कहेंगे, कैसे आप देखते हैं पत्रकारिता के नजरिए से? देखिए जेपी, बात ऐसी है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, वो सिर्फ मंडी के नहीं है, कांगड़ा के नहीं, वो पूरे हिमाचल के मुख्यमंत्री है। और जिन लोगों के, नेताओं के, एमएलओ के, मंत्रियों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने विकास भी किया है। शिलाई को आप देख सकते हैं, पड़ोस में है, सब कुछ उनको मिल चुका है। जो बलदेव तोमर जी बात करते हैं वहां पर वो काम हो रहा है। लेकिन पोंटा में क्या कमी रही है, वो हमारे ऊर्जा मंत्री के स्तर पे और मुख्यमंत्री के स्तर की बात है। उस लेवल पे मैं जा नहीं सकता, ना मैं जाऊंगा। लेकिन जहां तक आपने कहा कि रिपीट की बात करते हैं, देखिए वीरभद्र सिंह ने 2012 से लेकर 2017 तक जो विकास किया था, उन्होंने रेवड़ियों की तरह विकास कार्य बांटे थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने करवट बदली और सरकार बदली, और हिमाचल में जो है जयराम ठाकुर की सरकार बनी 2017 दिसंबर के बाद। मुझे यह लगता है कि सभी क्षेत्रों के, सभी राज्यों के अपने अपने मुद्दे हैं। उत्तराखंड के मुद्दा अपना अलग है, यूपी के मुद्दे अपने अलग है, हिमाचल के मुद्दे बिल्कुल ही अलग है। यहां पर ना तो किलरों को, मर्डरों को टिकट मिलता है, ना यहाँ पर डंडे के जोर पे शासन प्रशासन चलता है। यहाँ पर स्वच्छ सभी के आदमी को टिकट देते हैं, स्वच्छ सभी के आदमी को लोग पसंद करते हैं, ईमानदार आदमी को जो लोगों के बीच में जाए, लोगों की सेवा करे, उनको पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि रिपीट अगर जयराम ठाकुर सरकार करती है तो उनके एमएलओ का, उनके मंत्रियों का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, ये भी देखा जाएगा। जो जयराम सरकार ने ऊपर कैबिनेट के अंदर जो फैसले लिए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, उनको जमलियामा पहनाने में अधिकारियों ने और जनता तक के घर द्वार तक पहुंचाने में एमएलओ का, पंचायत प्रतिनिधियों का क्या योगदान रहा, वो भी अभी विश्लेषण किया जाएगा। उसका भी आपको दिसंबर में पता लग जाएगा जब आप चुनाव के नतीजे देखेंगे। और कांग्रेस विपक्ष में रहकर किस तरह के मुद्दों को उठाने में सफल रही। कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि वीरभद्र सिंह के जाने के बाद क्या वो एकजुट होकर इलेक्शन लड़ते हैं। कहीं अगर एक खींचातानी कांग्रेस पे रहती है, या एक ओवर एम्बिशियस लीडर होते हैं जो
कि कई लोग दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे हो जाएं, अपने आप को बड़ा फेस समझ के आगे आए, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक में गलत मैसेज आता है। तो मेरी समझ में यह है कि कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो उनको पूरी एकता के साथ, एकजुटता के साथ काम करना होगा, और ये जो नाकाम रही है प्रदेश की सरकार के इन चीजों में, उनको जनता के बीच में ले जाना होगा। चलते चलते छोटा सा सवाल जी, कांग्रेस से आप टिकट की मांग करेंगे? देखिए, अगर जनता को, बीजेपी से तो सवाल नहीं उठता है। देखिए, अगर आंधभोज और पोंटा साहिब की जनता बोलती है, और अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान को लगता है, प्रदेश अपने स्तर पर आप नहीं लेंगे? नहीं, अपने स्तर पर इसलिए नहीं क्योंकि वोट तो जनता ने करना है। अगर जनता को लगता है कि पोंटा में कई कांग्रेसी है पहले लीडर, वो एस्टेब्लिश लीडर है, अगर उनको टिकट मिलता है और उनका काम उनको पसंद नहीं आया, तो मैं तो जनता के आधार पे फैसला लूंगा ना। अगर नेताओं से आपकी बातचीत हो पाई होगी? नहीं, फिलहाल मैंने टिकट को लेकर, मैं सिर्फ लोगों के बीच में रह रहा हूं कि लोग मुझे किस तरह का फीडबैक कहते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं इस हैसियत पे पहुंच चुका हूं कि मुझे अब बड़े आला अधिकारियों से, आला नेतृत्व से बात करनी चाहिए, तो मैं अपनी बात रखूंगा कि मैंने बतौर पत्रकार भी आपकी सेवा की है, तो मुझे लोग इस तरह से इस लाइन में उतार रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि हम मेरे ऊपर दाव खेल सकते हैं और जनता कहेगी कि सही है दोनों पक्ष का, उसमें मुझे अभी बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखना है। मुझे यह देखना है कि पोंटा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो नेतृत्व से पीड़ित है, जिनके काम नहीं हुए हैं, जो 4.5 साल तक तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी बात को मैं कैसे उठा सकता हूं और वो मेरे पे कितना विश्वास जताते हैं, तो मेरा उसके बाद अगला फैसला रहेगा। उसके लिए मैं सभी को पूछूंगा, और जो मेरे को अभी तक लगा है, जो लोगों की बात से मेरी बातचीत हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की नीतियां भी बहुत अच्छी है, बीजेपी की नीतियां भी बहुत अच्छी है, पार्टी की जो नीतियां होती है, लेकिन जो नेतृत्व है आपके ऊपर एमएलए को थोपा जाता है, कैंडिडेट को थोपा जा रहा है। पोंटे में बैठा हुआ एक कांग्रेस का और बीजेपी का नेता, उसको क्या पता है कि आंधभोज में क्या समस्या है, गांव अभी किन समस्याओं से जूझ रहा है, उनको नहीं होता पता। आपको अगर ग्रामीण को आगे ले जाना है, अगर गांव के लोगों को अच्छी जिंदगी देनी है, तो आपको गांव में नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा, और उस नेतृत्व को ही आपको आगे देना होगा, ताकि एक बैलेंस बन सके शहर में और ग्रामीण में। जी बिल्कुल, कई सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके होंगे, क्योंकि पांवटा विधानसभा क्षेत्र से चौधरी सुखराम आते हैं, ऊर्जा मंत्री है। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शुरुआत में हुआ, तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। राकेश पठानिया हो, आपके सुखराम चौधरी हो, दूसरे विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया। लेट हुआ, लोगों ने यह भी कहा कि क्या धूमल गुट के हैं, इसलिए उन्हें नहीं बनाया गया, अब बनाया गया है। खैर, ये तमाम चीजें थी। अंत में मैं चाहूंगा तोमर साहब, एक आपका संदेश कोई पांवटा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। देखिए, पांवटा की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप जिस तरह से 4.5 सालों में और पिछले 10 सालों में जो आपके अनदेखी हुई है, आपके समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है, मैं चाहूंगा कि आप एक अपने बेटे को, एक आम बेटे को भी आप मौका दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र से हूं, मुझे गांव की समस्याओं का भी पता है, और गांव के मुद्दों को कैसे विधानसभा के अंदर और बाहर उठाना है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने 15 साल तक यही पत्रकारिता देखा, यही सब कुछ देखा। मुझे बेहद पीड़ा होती है जब सिरमौर के नेतृत्व में काफी कम आवाज में उनकी समस्याओं को उठाते हैं, इसलिए सिरमौर पीछे रह गया है। तो मैं सिरमौर, जहां से यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता आए, जी बिल्कुल, हिमाचल की देन ही उनकी बदौलत है। उन्होंने हिमाचल को बनाया, उन्होंने पूरे हिमाचल के बारे में सोचा, इसीलिए शायद हमारा जिला थोड़ा पीछे रह गया है। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं, जो पोंटा में इस टाइम पोल्यूशन है, बेरोजगारी है, और फैक्ट्रियों से जो पोल्यूशन निकल रहा है, मैं आपको जेपी दावा से कहता हूं 20 साल के बाद पोंटा में इंटरनेशनल लेवल पर हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे, जब वहां अस्थमा की बीमारी होगी, जब वहां हार्ट अटैक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन फेंक रही है, और जो वहां पर बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है वहां पर। मैं फिर एक बात बड़ी मांग करना चाहता हूं कि जयराम सरकार से मेरी व्यक्तिगत मांग है कि पोंटा में एक लॉ एंड ऑर्डर के पर्पज के हिसाब से, जैसे बीबीएन में बिठाया जाता है, बद्दी बरोटिया नालागढ़ में एक एसपी अलग बैठते हैं, पोंटा में भी एक एसपी को अलग बिठाइए आप। अगर वो एसपी अलग रहेगा, हरियाणा से शराब आ रही है, उसको आप रोकेंगे, नशे की चीजें बांटी जा रही है, उत्तराखंड से आ रहे हैं, जो वहां पर चैन स्नैचिंग हो रही है, चोरी डकैती आम बात हो गई है, वो चीज तभी रुकेगी अगर आप वहां पर एक एसपी को अलग बिठाते हैं और उनको पूरा जिम्मा देते हैं। तो हम उनको बोल भी सकते हैं कि ये आपके राज में या आपके जो एसपी बैठे तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अमीरी को मत देखिए, पैसों को मत देखिए, आप देखिए कि आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए आपकी आवाज को कैसे उठाता है। सचिवालय के बाहर, सचिवालय के अंदर, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के अंदर किस तरह से हमने मुद्दों को रखना है, ये मैंने भली भांति सीखा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने 2-3 मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। मैंने प्रेम कुमार धूमल जी के साथ काम कर लिया है, मैंने जयराम ठाकुर के साथ काम कर लिया है, मैंने बीरबल सिंह जी के साथ काम किया है, मैंने शांता कुमार जी को भी देखा है, मैंने पंडित सुखराम जी की भी कार्यशैली देखी है। तो मुझे लगता है कि अगर पांवटा साहिब को नंबर 1 बनाना है तो हमें एक मौका मिलेगा, तो हम उस स्तर पर बुलंद आवाज करनी पड़ेगी और लोगों की जन समस्याओं को
हुक्मरानों तक, शासन प्रशासन तक उठाने की हमें प्रयास करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया तोमर साहब, आपने समय दिया। आपकी बात हमने जो है पांवटा विधानसभा की जनता सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, तो पहाड़ प्राइम की जो ये यात्रा रहेगी विधानसभा चुनाव तक वो रुकेगी नहीं। फिलहाल हमने शुरुआत अपनी विधानसभा से मैंने की, आगे भी हम चलते रहेंगे। पूरे हिमाचल के दौरे पर संसाधनों की हमारे पास कमी रहती है, फिर भी आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, तो इसी तरीके से आपको आगे भी हालात बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। पहाड़ प्राइम पर मैं जयप्रकाश तोमर आपके साथ था। धन्यवाद।